चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। और इसके आगे एक लाइन है कि पार हुआ जो रहा, पार हुआ वो रहा जो सफ़र में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में, तुझको चलना ही होगा। हौसला रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका SJR ऑब्जेक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी एक मंथ बचा है यूपी PCS के एग्ज़ाम को और UPSC दोनों को, तो आज हम लोग के बीच एक सर हैं जो डिप्टी जेलर के पद पे सर का चयन हुआ है। तो हम लोग सर से बात करेंगे और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक मंथ पहले कैसे प्रिपरेशन करें और सर की क्या अपनी एक यूनिक रणनीति रही है, तो इन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो सर पहले एक छोटा सा अपना परिचय दें और सर किस पोस्ट पे कौन सी रैंक थी, ये सारी चीज़ें बताएं। मेरा नाम कार्तिकेय गुप्ता है। मैंने अपना ग्रेजुएशन ग्वालियर से BA LLB कंप्लीट किया है और वर्तमान में मेरा अभी MSW चल रहा है। और इससे पहले मैं IGNOU से ही मास्टर ऑफ आर्ट इन वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़ कंप्लीट कर चुका हूँ और उसमें मैं नेट क्वालिफाई भी हूँ। और मेरा 2019 UP PCS में डिप्टी जेलर के पद पर चयन हुआ है, जिसमें मेरी रैंक 19 भी थी। 19वीं रैंक पे सर का चयन हुआ, तो सर बधाई। तो सर अभी जैसे कि एक मंथ सर बचा है, जैसे UP PCS के एग्ज़ाम को भी और UPSC को भी नियर अबाउट यही बचा है, तो सर बच्चों के पास ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं जो बच्चों को करने चाहिए, और हम अलग अलग बात करते हैं, तो पहले कौन से ऐसे पॉइंट्स आपको लगते हैं जो करने चाहिए? देखो, PCS का जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है इस पूरे परीक्षा एग्ज़ाम का, तो वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट प्रीलिम्स ही होता है, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत हाई है। जैसे जैसे हम आगे वाली स्टेज पे जाते हैं तो कंपटीशन इन कंपैरिजन बहुत कम हो जाता है। जैसे इस बार 7 लाख फॉर्म डले हुए हैं, तो अगर पेपर कैसे भी लोग देंगे बैठेंगे तो उसमें 4.5 से 5 लाख लोग तो बैठेंगे ही। उसमें से फिर छट के हमें कुछ हज़ार 5 से 6 हज़ार लोगों में जाना है, तो सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग पार्ट है वो है प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले देखो, नियर अबाउट अब 40 दिन ही बचे हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा हुआ है। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो कि हम खुद पे कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे पास आ जाता है हम कॉन्फिडेंस खुद को लूज करते जाते हैं। लूज इन द सेंस कैसे कि जो हम रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अपना नोट्स बना रहे हैं, तो लास्ट टाइम पे हम उन पे कम भरोसा करके, और मार्केट में जो इतनी सारी मटेरियल्स आ जाता है उस पर हम ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। तो इन द सेंस यही होता है कि लास्ट टाइम में हम भटकाओगे, साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस भी लूज करते हैं और अपना नुकसान तो जाहिर सी बात है करते ही हैं। तो इस सेंस में मैं कुछ बात रखना चाहूँगा। जैसे 2-3 पॉइंट पे हम बात करते हैं कि हमें कैसे लास्ट टाइम पे हमें कैसे तैयारी करना चाहिए। तो लास्ट टाइम पे आप नया कुछ मत पढ़िए, बिल्कुल जो भी है आप पुराना, हाँ जो पुराना है आप, जैसे ऐसा तो है नहीं कि आप उठ के 2 महीने पहले से तैयारी करने के लिए आ रहे हैं और पेपर देने जा रहे हैं। तो आपका एक बहुत लंबा बैकग्राउंड होता है तैयारी करने का। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो नोट्स बनाते हैं या जो भी आप अपना लास्ट टाइम के लिए याद करने के लिए करते हैं, रखते हैं, तो वो सब चीज़ को जितनी से ज़्यादा जब बार हो सके आप रिवाइज करो उस चीज़ को। और करंट अफेयर्स के लिए लास्ट का जो है 1 से 1.5 महीने का, वो सफिशिएंट टाइम है और उसमें हम किसी एक सोर्स पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो डाइवर्सिटी है वो बहुत चेंज हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि पिछले कुछ टाइम में हम देख रहे हैं, जैसे 2019 में जो UP PCS का एग्ज़ाम आया था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का था, फैक्ट भी था साथ में कॉन्सेप्ट था। तो हम लोग को ऐसा लगा कि जैसे अब UP PCS ने भी UPSC को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। ये जब से कहीं ना कहीं एक पेपर किया ऑप्शनल का, कहीं ना कहीं एक वो उसने भी पैटर्न बनाने की कोशिश किया है कि 2020 में भी हमने देखा तो उसमें भी ना बैलेंसिंग पेपर था, फैक्ट भी था, कॉन्सेप्ट भी था, थोड़ा एनालिसिस भी था। अब जैसे होता था कि हम कुछ एक पर्टिकुलर मैगजीन पढ़ के अपना लास्ट टाइम पे करंट कवर कर लेते थे, तो अब वो उतना अच्छी तरीके से करंट नहीं उससे कवर हो पा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मतलब 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे जाते हैं जो UP PCS मतलब पहले से पूछ लेता है, जैसे 2018, 17, 18। तो जो कंटिन्यू आपकी तैयारी चल रही है, वो एक पूरा मजबूत अपना जो बेस है, बैकग्राउंड है, उसको बनाकर ही उस पर भरोसा करिए, खुद पे भरोसा करिए। और लास्ट टाइम में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री के लिए हुआ तो PCS में 3 पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक हुआ आपका हिस्ट्री का, एक हुआ करंट अफेयर्स का और एक हुआ साइंस का, जो ऑल मतलब अगर हम इनको कंक्लूड करते हैं तो 85 to 19 क्वेश्चन हमारे बनते हैं।
तो इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। और बकाया जो 50 से 60 क्वेश्चन है वो आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और जो सारे पोर्सन है, मिसलेनियस, एनवायरनमेंट भी आ जाता है, तो वो सारा पोर्सन उससे कवर हो जाता है। तो हिस्ट्री के लिए हम क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, पूर्वावलोकन, उसको हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के इन द सेंस उसका हम छोटा छोटा नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है मिडिवल हिस्ट्री से, अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं कि जो अधिकारी हैं या जिनका नियुक्ति होती है ना किसी विभिन्न पदों पे, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो इनका हम एक शॉर्ट नोट्स कंपाइल करके तैयार कर सकते हैं कि हम लास्ट टाइम पे, अब हम पूरा पूर्वावलोकन तो रिवाइज नहीं कर सकते, ना कोई बुक, काफ़ी लेंथ बुक होती है, और ना ही हम कोई बुक रिवाइज कर सकते हैं लास्ट के जो 7 से 10 दिन बचे रहते हैं। तो उसमें कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए आपको ऐसा छोटा छोटा नोट्स तैयार कर लेना चाहिए अभी से, कि जब हम एक सप्ताह पहले बचे तो हम उसको जल्दी से रिवाइज कर सकें। तो उस पर आप अच्छे से काम करिए। दूसरा साइंस को भी हम पूर्वावलोकन से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि साइंस का भी एक मेजर पोर्शन है, और वो पोर्शन ऐसा होता है कि साइंस के क्वेश्चन हम बचपन से ही साइंस पढ़ते हैं, 10th 11th 12th तक पढ़ा है, तो क्वेश्चन हमें आते हैं, पता है कि कौन सा विटामिन है क्या है, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। और साइंस के जो 5 से 10 क्वेश्चन गलत होते हैं, वही आपका सिलेक्शन इन और आउट करवा देता है। तो उसमें भी आप अपना नोट्स बना के हल्का हल्का नोट्स हर सब्जेक्ट का बनाइए। फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके सर हम लोग कहते थे फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत बेवफा, और रात भर पढ़ा और सुबह को सफ़ा। ऐसा बिल्कुल होता है, लेकिन उसके लिए हम एक ही बात काम कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकें उतना ज़्यादा रिवाइज हमें करना चाहिए। क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं कि एक बार हम पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग पे छप जाता है कि हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम उसको 2 से 3 4 5 बार रिवाइज करते हैं तो मतलब फिर लगता है कि जब हम पेपर हॉल में सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन, तो आँख में याद आता है, आँख बंद करते हैं कि ये पेज पे ये फला ये क्वेश्चन था। तो ये हमें वहाँ बहुत हेल्प करता है ना। और उसके साथ करंट अफेयर्स ऐसा है, तो करंट अफेयर्स के भी आप 1 से 2 सोर्स यूज करें तो ज़्यादा बेटर है। 3 सोर्स भी यूज कर सकते हैं, किसी एक पे डिपेंड मत रहिए। 2 से 3 सोर्स करके अपना एक खुद का नोट्स बनाइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स तो आप करंट अफेयर्स का ज़्यादा नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी 400 से 500 क्वेश्चन ऐसे तैयार करो जो लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा इसमें से हम क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करके, तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री और आपका क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स और साइंस, ये 3 पोर्शन ऐसे हैं कि अगर इस पे आपका अच्छा कमांड है तो मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन से आप बाहर हो सकते हैं, आप अंदर का हो सकते हैं। और बकाया रहा जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी में भी हमारे क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि बाहर जा रहे हैं। और आपका जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी से क्वेश्चन का पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। पहले पूछता था कोर सब्जेक्ट से, कोर सब्जेक्ट, लेकिन अब कोर को उसने साइड करके अब वो मैपिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। हर क्वेश्चन में अगर आप पे मैप पे अच्छी पकड़ है तो आप ज्योग्राफी के, ना केवल इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और भी जो आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आपका, मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटी अब मैपिंग, ज्योग्राफी में मैपिंग पे अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप 5 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन अपना बना सकते हो। अब जैसे देखते हैं कि करंट अफेयर्स में जो है, करंट अफेयर्स में भी जो चर्चित स्थल है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ क्या घटना हुई है, घटित हुई है, कुछ भी है, तो यूपीपीसीएस क्या करता है उसके सराउंडिंग भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपको जैसे पता है मिडिल ईस्ट में जो देश हैं उसकी लोकेशंस पता है, जैसे अभी अफगानिस्तान में क्वेश्चन चल रहा है तो बहुत आना ही है उससे क्वेश्चन आएगा, उसके आसपास रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक भू आबद्ध कंट्री है तो भू आबद्ध क्या होता है इस चीज़ के बारे में आप जाने, उससे अफगानिस्तान सामाजिक इशू भी उठा सकते हैं। हाँ, इशू भी उठा सकते हैं। उसके अलावा कि वो जो है अफगानिस्तान, वो उसकी कितने देशों से सीमा है ना, अफगानिस्तान की जो कहाँ इंडिया का उस पर क्या इफेक्ट है, इंडिया ने जो वहाँ पे जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, सलमा डैम है, इन्वेस्टमेंट है, जो जरांज डेलाराम जो वहाँ की सड़क बनाई हुई है इंडिया ने, तो उससे लेके भी प्रीलिम्स में कोई बुलेट पॉइंट पूछ सकता है। तो हम ऐसे जो हाईलाइटेड इशू हैं इनको हम देख लें, साइड नहीं कर सकते, और आप साइड करके जाते हो तो अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो इसको एक ओवरऑल परपेक्स में देखें कि अगर हम मैपिंग पे भी पकड़ करते हैं तो मैपिंग भी यहीं से क्वेश्चन उठाएगा कि बताइए अफगानिस्तान की सीमा किस किस देशों के साथ लगती है, भारत के साथ लगती है, नहीं लगती है, या उसमें कोई झील है, पहाड़ है, पर्वत है, तो कुछ भी रिलेटेड उससे क्वेश्चन आएगा, कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैपिंग पे अगर अच्छी पकड़ रखते हैं, समझते हैं, तो 7 से 8 क्वेश्चन
तो प्रॉपर बनेंगे ही। और उसके अलावा भी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्ट्रेटजिक लोकेशन याद रखने से हमारे वो बन जाते हैं। तो मैपिंग, अगर ज्योग्राफी में आप कोर को छोड़ रहे हैं या कोर पे ज़्यादा पकड़ नहीं कर रहे हैं, तो भाई मैं कहूँगा कि लास्ट के टाइम आप मैपिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। सारे जो भी इंडिया की तो मैपिंग के साथ साथ वर्ल्ड की जो भी मैपिंग है उसके, हाँ, उसको देख के जाएँ। आपके 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल बन के आएंगे। बिल्कुल। सर ने जैसे बहुत सारे पॉइंट्स बताए। सर अच्छा, आपको ऐसा पॉइंट लग रहा है कोई कि जैसे जो नहीं करना चाहिए, जैसे अभी आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए करने चाहिए, और न करने में आपने एक पॉइंट बताया कि जो है हमें बहुत ज़्यादा नया अभी नहीं पढ़ना क्योंकि अभी लास्ट टाइम हुआ है, तो और कोई पॉइंट आपको लग रहा है और क्या नहीं करना चाहिए जो बर्डन हो सकता है? बर्डन लास्ट में ऐसा हो सकता है कि हम केवल एक ही चीज़ पे फोकस ना करें। कभी कभी होता है ना कि जैसे इकोनॉमी बहुत लोगों का वीक होता है तो इकोनॉमी को लोग छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। भले ही आप कम पढ़ो, इकोनॉमी के जैसे आर्थिकी आ जाती है, एक पतली सी मैगजीन है, आप उसके जो पॉइंट हैं उसमें से क्वेश्चन आने हैं, आप उसको पढ़ के जाइए। हमेशा उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो हमें सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा उसको हम छोड़ दें, क्विट करें, ऐसा बिल्कुल मत करिए। ठीक है, उसके बाद किसी एक चीज़ पे ही डिपेंड मत रहिए कि नहीं मैं केवल करंट अफेयर्स ही पढ़ के जाऊँगा, है ना, कि यार लास्ट में अब कुछ बचा नहीं पढ़ने के लिए तो केवल करंट अफेयर्स ही पढ़ लूँ। तो इस तरीके की जो है काम आप मत करिए। थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़िए, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइए। जो सीरियस कैंडिडेट हैं और जो वो कई लोग होता है ना कि यार डेमो दे रहे हैं, देख रहे हैं, चेक कर लेते हैं क्या होना है कि नहीं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट हैं और वाकई चाहते हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है, तो अभी भी 40 से 45 दिन बचे हैं उनके पास। वो कायदे से एक बार और सिलेबस निकालें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें। और सबसे बड़ी हम गलती क्या करते हैं इसमें कि जो पेपर होता है सिविल का, यूपीपीसीएस का, वो वो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस और स्टेट सिविल सर्विसेज दोनों का कंबाइंड होता है। तो हम क्या करते हैं कि अब ये दिमाग में नहीं रखते चीज़। तो दिमाग में रखने से की वजह से क्या होता है कि एग्रीकल्चर के और इन्वायरमेंट के बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं, जबकि एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट के 20 से 25 क्वेश्चन डेडिकेटेड पूछे जाते हैं। वो किस लिए पूछे जाते हैं कि जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए बैठे हैं वो उसको क्वालिफाई कर सकें। तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसको छोड़ सकते हैं। तो हमें एग्रीकल्चर की भी, जैसे कोई फसल है, एग्रीकल्चर की फील्ड में मेन पॉइंट्स है। जैसे होता है ना कि अब कई लोग कहते हैं कि हाँ दलहन की खेती है, जैसे चाय की खेती है तो क्या टेम्परेचर है, क्या है, तो तरह तरह की रबी खरीफ की फसल। और जो उसमें अभी जैसे आज ही अपडेट हुआ है कि जो मूल्य है ना, सरकार ने बढ़ाया है, न्यूनतम मूल्य, हाँ न्यूनतम मूल्य में वृद्धि की है। तो इस तरीके के पॉइंट्स देख के जाइए, क्वेश्चन बनते हैं। मुझे भी शुरू में लगता था कि यार स्टेट जो सिविल सर्विसेज है इसमें एक क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है या कितना नहीं है। लेकिन फिर बाद में जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे लगा कि यार ये स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का भी है, और फॉरेस्ट के होने के साथ साथ अगर हम ये बात दिमाग में रख के तैयारी करते हैं तो हमारे एक्स्ट्रा जो 10 से 12 क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें एक पूरा ना ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देख के काम करना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को क्विट कर सकते हैं। कई लोग ये भी गलती करते हैं लास्ट टाइम पे कि जैसे वही बात है कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे यहाँ वहाँ की, और बहुत सारी कोचिंग के मटेरियल कलेक्ट करने लास्ट टाइम पे मटेरियल कलेक्ट करते हैं कि इसमें से कुछ बच के ना जाए। तो होता क्या है, अब जैसे हमने 50 टेस्ट भी लगा लिए तो उस 50 टेस्ट को हम अगर एक टेस्ट आप सही तरीके से लगाते हो तो 2 से 3 घंटे जाता है, बिल्कुल एनालाइज करके 3 घंटा ऑप्शन करके जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी लगा के उसको उसमें से गेन कुछ नहीं करते, बकाया कन्फ्यूजन इतना क्रिएट कर लेते हैं। और टेस्ट सीरीज है, मार्केटिंग है बहुत सारी, तो वो इस तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं कि हमको पढ़ के लगता है कि वाह मतलब यही है ना, क्या क्वेश्चन है। लेकिन जब यूपीसीएस में हम देखते हैं पेपर में तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, उस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ ही नहीं रहा है। तो जो नए लोग रहते हैं वो अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं इन सब चीज के लिए। इंटरेस्टिंग, हाँ इंटरेस्टिंग कोचिंग वाले होते हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लिखते हैं ताकि बच्चे को लगे हाँ सर ने क्या ढूंढ के लाया, सर क्या ढूंढ के लाया, एग्जैक्टली यही होता है। तो हमें सब लोक लुभावन चीज़ों पे नहीं जाना है, हमें अपनी बहुत देखो तैयारी, स्थिरता चाहिए और स्टेबिलिटी के साथ बहुत सिंपलिसिटी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चीज़ों को। आप चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे चीज़ें आपके समझ में उतनी ही आएंगी, और आप जितना कॉम्प्लेक्स करेंगे आप सिलेक्शन से उतना ही दूर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे अभी पिछली जैसे हम देखते हैं 2018, 19 और 20 और 21, अगर ये पिछले 4 साल की जो परीक्षाएं हैं हम देख रहे हैं तो 1 से 1.5 साल के बीच में 4 परीक्षाएं हो गई हैं। 2 साल के बीच में 2 साल में 3 रिजल्ट आए, बिल्कुल 3 रिजल्ट आए। तो लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत है, उत्साह बहुत है कि ना कि मतलब
अब कुछ लोग इसको ओवर कॉन्फिडेंट भी कर रहे हैं, कुछ लोग हलवा भी समझ रहे हैं कि यार पीसीएस में सिलेक्शन हो जा रहा है क्योंकि हमारे भाई हैं बगल में रूम में रहने वाले, सबके हो रहे हैं तो हमारा भी हो जाएगा। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है। उसके सिलेक्शन होने के पीछे की क्या सच्चाई है वो केवल वही जानता है। और जैसे है कि अब पिछली बार जैसे 2017 से पहले हर 1 साल 1.5 साल 2 साल में एक रिजल्ट आता था, तो लोगों को लगता था कि यार ये बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। और आगे भी अब ऐसा ही होने वाला है। जैसे 2021 का चूका तो 2022 का चूका तो सीधा आप 2023 में जाएंगे, 1-1.5 साल लंबा जाएंगे। ठीक है, तो आप मेहनत आपकी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, टाइम बढ़ जाता है। और ना इस फील्ड में क्या करते हैं, जैसे हम तैयारी आज करना स्टार्ट किया, 2 साल कोचिंग में हो गया, कुछ भी हुआ, तीसरी साल में हम एग्जाम देते हैं। और जब नहीं होता है ना पीटी, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो या सेकंड अटेम्प्ट, तो फिर हमें 1 साल के लिए वेट करना है। तो वो देखते देखते तो लगता है कि यार चलो 2021 का नहीं 22 का देंगे, लेकिन जब आप खुद को देखते हैं तो लगता है यार बाबू 4 साल ऐसे ही निकल गए हमारे, 5 साल निकल गए, टाइम कैसे चला जाता, हाँ टाइम कैसे चला जाता। तो बहुत ही आप सीरियस होके और चीज़ों को बहुत फोकस्ड होके काम करना पड़ेगा इस पर, तभी आप होगा। क्योंकि अगर पीटी में आप थोड़ा भी अगर आप गलती करते हैं ना, अगर 1 पॉइंट से भी मिस करते हैं तो आप बाहर हैं। और 1 साल 1.5 साल अब कब मौका मिलना है वो अब कह नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए है कि बहुत फोकस रह के तैयारी करो, बिल्कुल भी यहाँ वहाँ भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो लोक लुभावन चीज़ें हैं उन पे कम भरोसा करके खुद पे भरोसा रखो, खुद की पढ़ाई पे मेहनत पे भरोसा रखो, और आप ना उसको अचीव कर सकते हैं। इतना कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर उठा के उसको एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत सिंपल नहीं है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन हमारे पढ़ने का जो तरीका है, हमने उसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया कि हमारे जो सिंपल से क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। तो यही रहता है। और कई बार क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में, जैसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है कि भाई MCQs डले हुए हैं, तो MCQs पढ़ने में हमारी क्या आदत होती है, एक जल्दबाजी की आदत होती है। ये बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मैंने भी ये गलती की है कि होता क्या, जैसे 2 घंटे का पेपर है, अब भले ही कितना भी है, अगर 2 घंटे का आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग में जाके बैठ के आप 2 घंटे पेपर दे रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन घर पे बैठ के कर रहे हैं तो आप में एक ना क्विकनेस आ जाती है कि जल्दी एक बार पढ़ो टिक करो, एक बार पढ़ो टिक करो। तो फिर हम ना तो क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ पाते हैं, ना समझ पाते हैं, केवल उसको देख के ऑप्शन देखा, कौन सा अच्छा लगा, बी अच्छा लगा तो बी टिक मार के आगे चले गए, मनपसंद काम चुनाव करने लगते हैं, ना कि अपना दिमाग लगा के। तो यही जो लास्ट के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा MCQ सॉल्व करते हैं, कई लोगों को जो प्रॉपर बेस है उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर रहे हैं, भले ही आप घर पे बैठ के कर रहे हो तो 2 घंटे बैठ के आप अगर टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए बेनिफिट करेगी। और अगर अदरवाइज आप वही 2 घंटे का पेपर 20 मिनट में करके निकल रहे हैं तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ भी हमारी यही हैबिट रहती है, एक बार पढ़ा, दिमाग नहीं लगाया, क्या अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, उसको टिक करके आगे बढ़ गए, तो बहुत ज़्यादा गलत क्वेश्चन होते हैं। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो सर ने जैसे बहुत सारे पॉइंट्स बताए, सर एक क्वेश्चन ये भी है कि सर जैसे अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लास्ट 1 मंथ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितना उपयोगी हो सकता है अगर आप देखा जाए, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें हैं और पूरी दुनिया है कह सकते हैं। तो लास्ट टाइम में अभी 1 मंथ पहले की क्या भूमिका हो सकती है? देखो, मैं फिर वही कहूँगा कि यूट्यूब एक ऐसा कुआं है ना, अंधेरा कुआं, कि हमें खुद नहीं पता कि उसमें से हमें निकालना क्या है। सबसे बड़ी बात यही चुनौती है। अगर हमारे पास एक फिक्स पैटर्न हो कि यार हमको ये वीडियो देखना है, एक इसका वीडियो देखना है और ख़त्म। अब जैसे ही हम वीडियो यूट्यूब ऑन करते हैं, डालेंगे UPPCS करंट अफेयर, तो हमारे पास 50 चैनल खुल के आ जाएंगे और उस पर सब अपनी ऑथेंटिसिटी की प्रूव करते हैं कि 100% सिलेक्शन, 100% श्योर सिलेक्शन, 100% हमारे फंसते हैं क्वेश्चन। तो उसमें क्या, हमने 2 मिनट इसका वीडियो देखा, अच्छा नहीं लगा, दूसरा वीडियो ऑन करके बैठ गए, उसका अच्छा नहीं लगा, तीसरे का करके बैठ गए। और अगर किसी को आप फॉलो कर रहे हैं तो वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ना भटकाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन सोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो पर डे 2 घंटे से ज़्यादा आप उस पर टाइम इन्वेस्ट मत करिए। अपना जो रेगुलर है, जैसे घटना चक्र का पूर्वावलोकन हुआ उसको पढ़िए, करंट अफेयर्स की जो भी आप मैगजीन, या अगर मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं बहुत टाइम से तो उस पर भरोसा करिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि लास्ट टाइम पे जो बुलेट होती है या एक जो होता है ना पूरा 1 ईयर का कंपाइल्ड होता है, उसको भी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी देख के ही डर लगता है। अगर आप कंटिन्यू उसको हर महीने की मैगजीन अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो भरोसा रखो, उसमें से क्वेश्चन आता है। कई बार मेरी भी गलती हुई कि जैसे क्या, मैं
एक क्रॉनिकल यूज करता हूँ जो मोटी वाली आती है, उसमें से सारे क्वेश्चन है मैं कंटिन्यू पढ़ता हूँ। लेकिन होता क्या है लास्ट टाइम पे फिर वही कॉन्फिडेंस कम हो जाता है लूज कि यार पता नहीं इसमें से फंसेगा या नहीं फंसेगा, तो हम बाहर बाजार से लाके कोई और मोटी वाली जो रहती है करंट अफेयर उसमें से पूरा हो जाएगा तो उसको पढ़ते हैं। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद पेपर देने जाते हैं, लेकिन जब लौट के आते हैं घर में, जब अपनी दोबारा मैगजीन देखते हैं तो देखते हैं कि सारा क्वेश्चन इसमें से फंसा हुआ है जो हम मंथली रखे हुए थे। इसको लाने का कोई पर्पज था ही नहीं, और जब जो लाते हैं तो उसमें से कभी कभी नहीं फंस पाते, ये होता है। तो आप बहुत सिलेक्टेड सामग्री रखिए, लास्ट टाइम पे उस पर ही भरोसा करिए और किसी पर बिल्कुल भरोसा मत करिए। सर एक क्वेश्चन ये भी था कि लास्ट टाइम में अभी कितने आवर पढ़ा जाए या कितना अपना मैक्सिमम देने की कोशिश की जाए, कैसे आप इसको देखते हैं? जैसे लास्ट टाइम अभी रीडिंग आवर की अगर हम बात करें या कॉन्सेप्ट, तो अभी उतना नहीं आप क्लियर कर सकते क्योंकि एक हड़बड़ाहट सी भी आ जाती है, लेकिन एक पढ़ने का जो दौर है कितने घंटे का किया जा सकता है और आपने कैसे किया था? देखो, पढ़ाई एक सिविल की जो प्रिपरेशन करते हैं एक मैराथन दौड़ होती है। मैराथन दौड़ का मतलब आप एक नहीं कि हमको 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना है, हमें 10 से 12 घंटे में ना 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर इस तरीके से दौड़ना है। तो आप जब पिछले कई मतलब जैसे 2020 का भी दिया होगा तो उससे लेके अभी 1 साल का टाइम है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो रोज़ अगर 7 से 8 घंटे आप पढ़ रहे हो तो सफिशिएंट है, इतना ही है। लेकिन जब हम पेपर के जितने नज़दीक आते हैं तो उसमें अपना जो वर्किंग आवर्स है वो बढ़ाने पड़ते हैं और उसकी नीड पड़ती है। तो कम से कम 12 घंटे मिनिमम, 10 से 12 घंटे तो आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और दूसरा पढ़ रहा होगा। और चीज़ें जब हम जितना टाइम खुद को किताबों को देते हैं उतनी ही चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। जितना आप रिवीजन करेंगे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, और याद होंगी तो जाहिर सी बात है एक्यूरेसी वहाँ बढ़ेगी। वहाँ हमेशा मैंने भी कई बार ऐसा फील किया है कि मेरे जो क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन मतलब सिंपल क्वेश्चन गलत होते थे, जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उसमें हम पूरा फोकस लगाते थे, दिमाग लगाते थे, और जो सिंपल रहता था उसको अंडर एस्टिमेट करके वही जल्दी से पढ़ के ना जल्दबाजी में करके हम टिक करके निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से हमें इन सबसे थोड़ा सा केयर रखना पड़ेगा। और आपको 10 से 12 घंटे और मैक्सिमम 10 से 15 दिन आपको 14 घंटे तक खींचना पड़ेगा। मोबाइल जो भी हो, सोशल साइट हो, यार कुछ ना लाइफ की बात है तो आपको इन सबसे वैसे ही हटना पड़ेगा थोड़ा सा, और जितना आप खुद के लिए टाइम एफोर्ड कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम हम अपने सीनियर्स को देखते हैं जो 4-4, 5-5 बार पीटी या मेंस लिख चुके हैं, तो हमें ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है कि जो हमारा कॉन्फिडेंस लूज ना कर सकें। कभी कभी होता है ना कि कोई है जो बहुत मठाधीश टाइप की जो इलाहाबाद में चलती है ना कि वो वो अलग अलग तरीके के अलग ज्ञान देते हैं, तो हम उनको देख के कि यार भैया ये पढ़ रहे हैं, हम कुछ और पढ़ रहे हैं, भैया 2 बार मेंस भी लिखे हैं और हमें तो पता नहीं, तो भैया जो बता रहे हैं वो सही होगा। तो इस चक्कर में ना हम उल्टे सीधे लूज एंड यूज करते हैं, कहीं कुछ मतलब अतरंगी तरीके की चीज़ें यूज करने लगते हैं, तो उससे उससे थोड़ा रोक। तो आप केवल ऐसे लोगों के साथ रहो जो जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हों और जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करके डिस्कशन करके एक अच्छा आपको मतलब आउटपुट निकल रहा हो, ऐसे लोगों के साथ रहिए। और ऐसे लोगों से जो बिल्कुल नेगेटिविटी दे रहे हैं उनसे बिल्कुल दूर हटिए। और जो चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, उस पर भी ऐसी जो आपको जिस भी सामग्री को आप फॉलो करते हो, जिस भी मटेरियल को आप फॉलो करते हो, जिस चैनल को आप फॉलो करते हो, केवल उसी को फॉलो करिए, उसके अलावा और कहीं मत जाइए। क्योंकि यूट्यूब या सोशल मीडिया पे भटकाव है और भटकाव के साथ टाइम बर्बाद है, इसके अलावा वो आपका कहीं भी बेनिफिट नहीं कर पाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए हमें। थैंक यू सर। सर ने जैसा बताया कि डिटेल वे में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अभी जैसे सर ने बताया कि आप अपना मैक्सिमम टाइम दीजिए पढ़ने के लिए, और जो भी हो सकता है आप पढ़ाई के लिए जितने भी पॉजिटिव वेव्स, सर ने जैसे बताया कि चारों तरफ केवल वो रखिए, जहाँ से भी नेगेटिव वेव्स आती है वहाँ से हट जाइए। और सर के पूरे उम्मीद करता हूँ यही कंक्लूजन सर रहा होगा। और अभी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी के साथ आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि अगला वीडियो हम किस पर बनाएं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। अभिनंदन जी ने बहुत अच्छा किया है कि एक प्लेटफॉर्म किया जिससे मैंने अपनी बातें रख पाई हैं, और ऐसे ही आप लोगों के सामने आते रहेंगे। तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सर।